हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है ब्राइटा म्यूर। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो कि ब्राइटा कार्प थी, तो आपको इस रेमेडी को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, बेहतर ये रहेगा कि पहले आप ब्राइटा कार्प को समझ लें जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो है, एंड उसके बाद आप ब्राइटा म्यूर को समझे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंड उस पेशेंट की पूरी थीम को भी आप समझ पाएंगे, जो कि मेरी कोशिश रहती है पूरी वीडियो के दौरान। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस प्रकार का ये पेशेंट होगा और मेन थीम इस रेमेडी की क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ब्रेटा कार्प के केस में बताया था, तो ब्रेटा कार्प की जो मेन थीम थी वो थी डिपेंडेंसी, यानी कि वो अकेला कुछ कर ही नहीं पाता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अकेला कुछ कर पाए, तो हमेशा वो डिपेंड रहेगा। और उसका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने के कारण उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है दोस्तों, वो समझ ही नहीं पाता है कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। तो इसलिए वो दूसरों से घुलने मिलने में या फिर नई चीज में पार्टिसिपेट करने में हमेशा घबराता है। उसे लगता है कि मेरे ऊपर दुनिया हंसेगी क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, इतना एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है कि मैं किसी भी काम को अच्छे से कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। और इसमें एक कुछ यूनिक खुद के सिम्टम्स भी हैं दोस्तों ब्रेटा म्यूर के, जो कि है स्वेलन ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स पर यह रेमेडी बहुत ज़्यादा काम करती है दोस्तों। डीपली भी बताऊंगा जब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे, बट सबसे ज़्यादा ये सर्वाइकल ग्लैंड्स एंड पेरियोटिड ग्लैंड्स पर बहुत ज़्यादा काम करती है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ लेट चलना, लेट बोलना, यानी कि ब्रेटा कार्प के पेशेंट जिस तरीके से होते हैं ना, डिलेड डेवलपमेंट, ऐसा ही ब्रेटा म्यूर का भी आपको पेशेंट दिखेगा। उसके अंदर डिलेड डेवलपमेंट होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि उसके अंदर एक डाउन सिंड्रोम और उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिसऑर्डर है। इसके कारण उसको स्ट्रोक तक हो जाते हैं दोस्तों, सीजर्स, यानी कि उसको दौरे तक पड़ जाते हैं, और कभी कभार इस केस में पैरालिसिस तक हो जाता है। तो बहुत ही डीप रेमेडी है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें, तभी हम पूरे ब्रेटा म्यूर, ब्रेटा कार्प एंड ब्रेटा आयोड की थीम समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए की यूजेस पर चलते हैं और जानते हैं कि मेन यूजेस इस रेमेडी के कहाँ पर हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों उसमें स्वेलन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स सूज जाते हैं, उसकी मैंने बात बता दी। और सबसे ज़्यादा पेरियोटिड ग्लैंड्स फ्रेंड्स, ईयर के सामने वाला जो ग्लैंड होता है, आप अगर गूगल पे भी इमेज सर्च करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा पेरियोटिड ग्लैंड्स कौन से होते हैं और ये क्यों सूजते हैं। इसका कारण भी मैं आपको जब इसकी रेमेडी प्रोफाइल पढ़ेंगे तभी बता दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन विद डिलेड डेवलपमेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, इस पेशेंट के अंदर आपको डिलेड डेवलपमेंट दिखेगी। माँ बाप बताएंगे, अगर आप केस टेकिंग कर रहे हैं और आपके पास ब्रेटा म्यूर का पेशेंट आया है, तो माँ बाप बताएंगे कि इसने लेट चलना, लेट बोलना सीखा है, ये क्लास में चुपचाप अकेले बैठा रहता है। इसकी क्लास टीचर्स हमें बताती हैं कि किसी भी चीज़ में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, अकेला अकेला ये रहता है और इसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। और फ्रेंड्स, इन टाइप के पेशेंट्स में आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर भी दिखेगा, यानी कि उनके पार्ट्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट उनकी नहीं हो पाती है। और उसके साथ साथ कंफ्यूजिंग रहेंगे। अगर एक अडल्ट भी है तो उसके अंदर भी एक चाइल्डिश बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि वो अडल्ट होकर भी बच्चों जैसी बातें करेगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। बहुत आसान सी चीज़ को बहुत देर में सीखेगा, यानी कि बार बार उसे समझाना पड़ेगा, तब जाकर वो एक आसान सी चीज़ समझ पाता है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स सच एज सीजर्स। तो इसका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स, ये इसके बर्थ के दौरान भी होता है, उसके बाद भी, यानी कि इसकी डेवलपमेंट ही इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी है वो उस तरीके से काम ही नहीं कर पाती जिस तरीके से एक आम आदमी की इम्यूनिटी काम कर पाती है। तो इसलिए ना तो इसका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप कर पाता है, ना ही इसका शरीर। और ब्रेटा कार्प के पेशेंट किस तरीके से देखने को मिलेंगे दोस्तों? पेट उनका मोटा रहेगा और सर उनका भारी मोटा रहेगा, बट हाथ पैर पतले पतले से रहेंगे। ये एक बच्चे की कंडीशन बता रहा हूँ, अडल्ट में कंडीशन अलग भी हो सकती है, बट फ्रेंड्स बच्चे खासकर इस प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। ब्रेटा कार्प के भी एज वेल एज ब्रेटा म्यूर के बच्चे भी आपको इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एक हद तक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सीजर्स, कन्वल्जन्स हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, और उसके कारण उसके साथ साथ पैरालिसिस भी हो जाता है फ्रेंड्स। बिल्कुल शरीर को लकवा मार जाएगा, यानी कि हाथ पैर काम करने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स रिटार्डेशन इन एल्डरी पीपल। तो ये बताया गया है बड़ी बड़ी किताबों में दोस्तों कि अगर कोई मेमोरी लॉस का पेशेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस है, तो अगर एक यंगस्टर है
तो हम उसको एनाकार्डियम की तरफ उसके केस को ले जा सकते हैं। बट एक अगर बुजुर्ग आदमी है तो हम ब्रेटा कार्ब की तरफ जाते हैं या फिर ब्रेटा म्यूर की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस रेमेडी में इतनी शक्ति है कि वो एक बुजुर्ग आदमी की मेमोरी को भी इम्प्रूव कर सकती है फ्रेंड्स। इसके बाद बात की गई है सीवियर एक्जिमा और लास्ट पॉइंट में बात की गई है स्ट्रोक्स की। तो फ्रेंड्स एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि बहुत ज़्यादा एक्जिमा हो जाए पूरी बॉडी पे और उसके साथ इतनी ज़्यादा इचिंग हो कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। और स्ट्रोक की बात मैंने आपको बताई दी फ्रेंड्स, उसके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि उसकी पूरे माइंड में एकदम कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी, यानी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो उसके कारण उसको स्ट्रोक भी आ सकता है, यानी कि पैरालिसिस तक हो सकता है फ्रेंड्स, उसके ब्रेन में हेमरेज तक हो सकता है। तो ये तो हमने इसके की यूजेस को समझ लिया फ्रेंड्स। चलिए अब रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और देखते हैं कि नेचर वाइज एंड फिजिकली कैसे सिम्टम हमें उसके मिलने वाले हैं और क्या हमें उसकी मॉडलिटीज़ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम ब्रेटा म्यूर के रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ब्रेटा म्यूर हैज़ स्ट्रॉन्ग लिंक्ड विद नर्वस सिस्टम, जो कि हम बता चुके हैं फ्रेंड्स कि नर्वस सिस्टम यानी कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है और वो उसके डिलेड डेवलपमेंट के कारण है, यानी कि उसका ब्रेन, उसकी इम्यूनिटी, उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप ही नहीं हो पाया, स्टार्टिंग से ही उसके डेवलपमेंट में डिले रहा फ्रेंड्स। तो इसलिए वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाता है, बड़े होकर भी वो बच्चों जैसी हरकतें करता है। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पीपल विद अ प्री डिस्पोजिशन टू डेवलप एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, और एन्यूरिज्म को इन्होंने किस तरीके से बताया है कि बैलूनिंग ऑफ एन आर्टरी। अब आर्टरी के अंदर एक बैलून सा फूल जाता है फ्रेंड्स, और वो क्यों होता है? देखिए आर्टरीज होती क्या है, जो भी हमारे ब्लड को हार्ट से लेकर ब्रेन तक पहुंचाती हैं। उन आर्टरीज में कुछ पॉइंट में जो जॉइंट होते हैं आर्टरीज के, वहाँ पर कुछ पॉइंट पर आर्टरीज हमारी वीक हो जाती हैं। वीक होने के कारण जब वहाँ से रेगुलर ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा तो उसके प्रेशर के कारण वो आर्टरीज सूज जाएंगी, उनकी उसका प्रेशर नहीं झेल पाएंगी, तो अपनी जो उनका एरिया है उससे ज़्यादा स्वेल हो जाएंगी, बाहर को आ जाएंगी, तो वो हमारी बॉडी में अलग ही दिखने लग जाती हैं। और उसी से ये चीज़ निकल के आती है कि हमारे ग्लैंड्स सूज जाते हैं। और ये आर्टरीज हार्ड भी हो सकती हैं फ्रेंड्स, एज वेल एज ये बिल्कुल बैलून की तरह भी हो सकते हैं, बिल्कुल पिची सी, यानी कि सॉफ्ट भी मिल सकती हैं आपको। तो अगर आपको ऐसा पेशेंट मिले जिसमें आपको साफ दिखाई देगा फ्रेंड्स, अगर वो आर्टरीज आपको बाहर आ जाएंगी, मान लीजिए नेक के आसपास की आर्टरी बाहर आ गई या फिर आइज़ के आसपास की भी आ जाती है फ्रेंड्स, और माथे के आसपास की आर्टरीज भी आ जाती है, बट वो सॉफ्ट देखने को मिलेंगी, तो उसके आपको स्पर्श से यानी कि टच से ही पता लग जाएगा, और पेशेंट खुद आपको बता देगा कि इतनी सॉफ्ट है कि ना तो मुझे इसमें पेन होता है, बट अगर मैं इसे बहुत देर दबाऊं तो ऐसे लगता है कि मेरा खून का दौरा रुक रहा है, क्योंकि ब्लड के प्रेशर से ही वो अपनी जगह से बाहर आ गई है। यानी कि इतना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर था वहाँ पर, और वो आर्टरीज वहाँ पर सॉफ्ट थी, तो वो उसका प्रेशर नहीं झेल पाई और वो बाहर की तरफ आ गई। तो यही बात इन्होंने बताई है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द रेमेडी इज जनरली यूज्ड फॉर नर्वस सिस्टम which may develop into manic nervous state. It is best suited to adults who behave childishly and to children who cannot play or interact with others because of their dullness and delayed mental development. तो इसमें क्या बताया फ्रेंड्स पूरे पैरा में कि वो बच्चे चाइल्डिश बिहेवियर के होते हैं, यानी कि अगर बड़ा भी हो गया है तो वो बच्चों जैसी हरकतें करेगा, और वो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं। वो क्लास टीचर बताएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फ्रेंड्स कि क्लास टीचर पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चा कोने में अकेला चुपचाप बैठा रहेगा, ना तो वह ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करेगा, ना उसके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ना वो किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, बस वो चुपचाप बैठा रहेगा और अपना समय पूरा करता है और चला जाता है। तो उसका आपको कुछ भी इंटरेक्शन नहीं दिखेगा किसी भी चीज़ में, ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में इसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसके मन में इंटरेस्ट जगाते भी है ना, यानी कि अगर उसको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हम भेजते भी हैं, तो वो उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। और वही उसके अंदर जो डर है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं उस चीज़ को कंप्लीट भी कर पाऊंगा, यानी कि मैं एक बैट से बॉल टच भी कर पाऊंगा, तो वो इसलिए उस चीज़ को करना ही नहीं चाहता कि अगर मेरे से ना हुआ तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे, और उस चीज़ को झेलने के लिए उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो वो उस चीज़ को करना ही नहीं चाहता है, चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ब्रेटा म्यूर के, ब्रेटा कार्प के पेशेंट अलग ही दिख जाएंगे। यानी कि अगर कोई पेरेंट्स या फिर रिलेटिव आया है या फिर बच्चे का केस है, तो वो उनकी बातों से ही आपको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये ब्रेटा म्यू या ब्रेटा कार्प की तरफ को जा रहा है केस।
आगे बात की गई है फ्रेंड, ब्राटाम्यूर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन हुज डेवलपमेंट इज डिलेड एंड फॉर एल्डरी पीपल विद रिटार्डेशन। तो ये बात दोस्तों हम कर चुके हैं कि बच्चों में अगर डिलेड डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चे ने लेट चलना, लेट बोलना, दांत लेट निकले हैं, समझता लेट है, चीज़ों को लेट करता है, धीरे धीरे करेगा, और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, अगर बच्चा है तो पेट बड़ा होगा, सर बड़ा होगा, हाथ पैर पतले पतले होंगे, एक काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लेगा और चीज़ों को समझने में भी वो बहुत टाइम लेता है। यानी कि अगर आपने उसको छोटा सा भी काम दे दिया तो वो उस तरीके से कर ही नहीं पाएगा जितने आम बच्चे कर जाते हैं, उसकी ग्रोथ भी उस तरीके से नहीं हो पाएगी। प्रिंसिपल फिजिकल सिम्टम ट्रीटेड विद दिस रेमेडी इंक्लूड डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम सच एज सीजर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके ओवरव्यू में बताया था कि उसके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने के कारण एक स्टेज ऐसी आएगी, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके माइंड में इतनी ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी कि उसके कारण उसको दौरे तक होने लगते हैं फ्रेंड्स। और ये दौरे स्टार्टिंग में भी पाए जाएंगे, यानी कि बर्थ के बाद भी ऐसे दौरे पाए जा सकते हैं, और उसकी यंग स्टेज में भी पाए जा सकते हैं, एल्डर स्टेज में भी पाए जा सकते हैं। परहैप्स अकरिंग पीरियडिकली विद स्टिफनेस, रेस्टलेसनेस एंड अ लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी। तो उस सीजर के दौरान क्या क्या होगा, उस सीजर के दौरान स्टिफनेस यानी कि पूरी बॉडी अकड़ जाएगी, अकड़ने के साथ साथ उस बॉडी में पूरी बेचैनी दिखेगी, यानी कि सीजर के दौरान ट्विचिंग होगी, ट्रेम्बलिंग होगी, और उसके साथ साथ स्टिफनेस होगी। एंड अगर उसको होश भी आ गई मान लीजिए दोस्तों, तो पूरी जो पास्ट इवेंट हुआ होगा उसको वो बिल्कुल भूल जाएगा, यानी कि सेंसिबिलिटी भी उसको नहीं रहेगी कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। तो कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे जाकर रिकवर होगा, और कुछ केसेस में वो रिकवर भी नहीं हो पाता है। द हैंड्स एंड फीट मे स्वेल एंड द लिम्स मे पैरालाइज्ड एंड हैवी विद द ट्रेम्बलिंग एंड ट्विचिंग। तो जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसमें हाथ और पाँव स्वेल भी हो सकते हैं सीजर के दौरान, और पूरा लकवा तक मार जाता है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज में, हाथों पैरों में लकवा मार सकता है, पैरालाइज्ड हो सकते हैं और भारी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ट्रेम्बलिंग एंड ट्विचिंग भी देखने को मिल सकती है, यानी कि पूरे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, बहुत झटके जर्किंग आपको दिखेगा कन्वल्जन सीजर्स के दौरान। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्राटाम्यूर इज एडिशनली यूज्ड फॉर एक्यूटली स्वॉलन ग्लैंड्स, पॉसिबली विद सर्वाइकल और पेरियोटिड ग्लैंड्स। तो ये बात हम कर चुके हैं फ्रेंड्स कि ग्लैंड सूजे हुए मिलेंगे इस पेशेंट में, और खासकर कहाँ के, सर्वाइकल के और पेरियोटिड ग्लैंड्स, अकम्पेन्ड बाय अ सोर थ्रोट एंड पॉसिबली टॉन्सिलाइटिस। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ब्रेटा कार्प के केस में बताया था कि ब्रेटा कार्प के पेशेंट को ठंड या ठंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जैसे वो ठंडी चीज़ खाएगा उसके गले तुरंत दुखने लग जाते हैं, गले में दुखन हो जाती है, और उसके साथ साथ उसको टॉन्सिलाइटिस होता है, यानी कि उसके टॉन्सिल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। आगे बात की गई है स्ट्रोक सिम्टम और सीवियर एक्जिमा में ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस रेमेडी। तो स्ट्रोक के सिम्टम हम पढ़ ही चुके हैं फ्रेंड्स, उसके साथ साथ सीवियर एक्जिमा भी देखने को मिल सकता है इस केस में, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है फ्रेंड। तो ये तो हमने इसका एक ओवरव्यू कर लिया फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं मोडेलिटीज़ पर। तो मोडेलिटीज़ में बात की गई है फ्रेंड्स, सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, बट सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है, फॉर वेट वेदर इन स्प्रिंग इन फॉल। तो जब भी नमी वाला मौसम यानी कि बारिश वाला मौसम होगा, और उसके साथ साथ जब भी स्प्रिंग्स का मौसम आएगा, पतझड़ आएगी, और इन फॉल, तो ऐसे मौसम में उसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होगा, मेंटली भी फिजिकली भी, यानी कि वो और ज़्यादा सुस्त हो जाएगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी दोस्तों, उसका माइंड और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और जो उसकी डेवलपमेंट हो भी रही थी, यानी कि अगर वो रिकवर भी कर रहा था, उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही थी, वो तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं थम जाती है और ज़्यादा डाउन चली जाती है इन मौसम में। तो फ्रेंड्स, मोडेलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं केस टेकिंग के दौरान, तो प्लीज़ मोडेलिटीज़ को हमेशा अच्छे से अपने माइंड में रखिए, ताकि अगर हम कंफ्यूज भी हो जाएं तो मोडेलिटीज़ के द्वारा हम एक रेमेडी को दूसरी रेमेडी से सेपरेट करने में सक्सेसफुल हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का केस जो कि ब्राटाम्यूर का था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, एंड प्लीज़ आप ब्रेटा कार्प को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों को ब्राटाम्यूर और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। एंड आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।